हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। किसके लिए? एनडीए फिज़िक्स के लिए। ओके, एनडीए के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एनडीए 2024 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है एनडीए फिज़िक्स, जिसमें हम एनडीए से रिलेटेड फिज़िक्स के जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उनको कवर करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे विद प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। ओके, तो एनडीए 2024 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस या यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि 11th फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक है। आपको पता है फिज़िक्स का, मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन है एनडीए के लिए, और ख़ास तौर पे बच्चों को फिज़िक्स में बहुत दिक्कत आती है। तो फिज़िक्स से ही हम स्टार्ट करेंगे एनडीए 2024 की प्रिपरेशन। ओके, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ओके, लेक्चर नंबर 1 है आज का, जिसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बेसिक्स पढ़ेंगे। आपने क्लासेस में भी पढ़े होंगे, जो भी आप 11th के स्टूडेंट्स जो कि अभी जस्ट पास करके आए हैं 12th में, और या फिर जो करेंटली पढ़ रहे हैं अभी 11th क्लास में और एनडीए का जो फ्यूचर में, इन फ्यूचर में वो एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। इम्पॉर्टेंट जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप सभी भी पढ़ रहे होंगे चैप्टर में। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं? सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें क्लियर करना है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको अपन मेज़र और क्वांटिफाइड कर सकते हैं, यानी इनको मेज़र कर सकते हैं, ये मेज़रेबल होती हैं, और क्वांटिफाइड इनको कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो फिज़िक्स में हम उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की स्टडी करते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और क्वांटिफाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, लव को, एंगर को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम उनको मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है कि हम लव को या फिर एंगर को, यानी गुस्से को, हम मेज़र कर पाएँ। ठीक है, ऐसा कोई स्केल अभी तक बना नहीं है। तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कहलाती, ये भावनाएं हैं, ये इमोशंस हैं। पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कौन सी क्वांटिटीज़ आएंगी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं? जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये सब क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी? आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और एक है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फंडामेंटल और डिराइव्ड, इन दो में हमने इसको डिवाइड किया है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। ओके, ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फंडामेंटल और डिराइव्ड में। तो फंडामेंटल में वो क्वांटिटीज़ आती हैं जो किसी और अदर क्वांटिटी से डिराइव नहीं हो सकती, यानी कि जो मूलभूत क्वांटिटी है, मूलभूत राशियाँ इनको हिंदी में कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा? किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल, मूलभूत। फंडामेंटल का क्या मतलब हो गया? मूलभूत। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फंडामेंटल का मतलब हो गया मूलभूत। अगर मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया? फंडामेंटल। क्या वर्ड लिख दिया? फंडामेंटल लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया बेसिक। क्या मतलब हो गया? बेसिक। बेसिक मतलब कि एकदम मूल, एकदम रूट में जो होता है, मूलभूत क्वांटिटीज़, मूलभूत राशियाँ। ठीक है, तो फंडामेंटल मतलब कि भैया ये किसी से बनेंगी नहीं, पर जितनी भी क्वांटिटीज़ है ये इन सब से बनने वाली हैं। अपन फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, हम एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करते हैं, हम वेलोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ये सब क्वांटिटीज़ इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। ध्यान रखना, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, मूलभूत भौतिक राशियों से बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, लेंथ हो गया,
मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये ऐसे यूनिट्स में आती हैं। एक्चुअली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में इनको 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ माना गया है, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना भैया कि ये 7 तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ही, ठीक है। इनके अलावा कुछ और क्वांटिटीज़ भी होती है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं, उनके बारे में हम आगे ऐसा ही सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे तब अपन स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आगे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट्स याद रखनी है आपको। लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे, लेंथ को किस में मेज़र किया गया है, मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, एंड आपका जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है वो केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम मेज़र करते हैं, केमिस्ट्री में भी आप यूज़ करते हो, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, ओके। अब अपन आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में। तो डिराइव मतलब जो डिराइव्ड होंगी, किससे डिराइव होंगी, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं। यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती हैं। किससे बनती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज़। बेस को अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये फंडामेंटल से बन रही है। किससे बन रही हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बन रही हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल लॉज, ठीक है। जैसे एरिया हो गया तो L इंटू बी है, इसमें लेंथ आ गई। वॉल्यूम में L इंटू बी इंटू एच, 3 बार लेंथ आई है। फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ होती है। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो हम देख रहे हैं कि भी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, ये सब बेसिक क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, इन सब से मिलके बनी हैं। मास, लेंथ एंड टाइम से मिलके बनी हैं। अब अपन आते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेज़र किया जाए, तो मेज़र करने के लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है यूनिट्स का। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट एक मेजरमेंट है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी लेते हैं। उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिया जाता है कि भाई वो कितना है, 10 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, उसकी यूनिट के साथ। जैसे मास को हम 5 kg में मेज़र कर रहे हैं, तो kg हो गई यूनिट, और उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 5 हो गया। टाइम को हम सेकंड्स में मेज़र कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड 20 हो गया। यहाँ पर जितने भी सेकंड्स का टाइम है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर 20 माना गया है। 50 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स का जो मेजरमेंट है वो न्यूटन यानी यूनिट, उसकी जो बेसिक यूनिट है न्यूटन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 50। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम यूनिट से डिफाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं, देखो जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की थी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, उसी तरह हमारी यूनिट्स भी 2 टाइप की हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल बेस यूनिट्स में आती हैं हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स बन गई। जैसे लेंथ की मीटर है, मास की केजी किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, MOL से इसको डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला CD से डिनोट किया जाता है। तो ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी जो यूनिट्स है ये फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। उसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनेंगी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी होंगी उनकी यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। अब जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स में आ जाती हैं। जैसे एरिया की मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, स्पीड या वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड फोर्स न्यूटन में वो मेज़र होता है। न्यूटन को भी अपन बेस यूनिट्स में देखें तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मास, लेंथ एंड टाइम में हमने इसको डिनोट कर दिया, मास kg, लेंथ मीटर, एंड सेकंड का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, टाइम। प्रेशर पास्कल में हो गया, एनर्जी जूल में हो गया, पावर वॉट में हो गया। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स हो गई। ये क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट्स हो गई। जैसे अपन कोई भी यूनिट ले लेते हैं, अगर किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे अपन ने फोर्स की ले ली, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन क्या होता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। जो फोर्स होता है हमारा F = क्या होता है, ma होता है। तो इसकी यूनिट जो होती है देखो kg, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मास की यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है, और ये टाइम की यूनिट है। तो M, L और T ये बेस क्वांटिटीज़ में हमने इसको डिनोट कर दिया। यानी फोर्स की जो यूनिट क्या बता रही है कि इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ हुआ है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, आगे चलते हैं अपन।
एरिया आपको पता है जो लेंथ से डिराइव होता है, एरिया लेंथ विथ एरिया आपका लेंथ इंटू विथ होता है, एंड मीटर स्क्वायर में वॉल्यूम लेंथ विथ एंड हाइट होता है जो मीटर क्यूब में होता है। स्पीड एंड टाइम आपको पता ही है, सारे मीटर पर सेकंड में होते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। फोर्स एक फंडामेंटल एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको अभी अपन ने देखा था 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन कहा जाता है। एंड जितनी भी अपन ने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर बनती है। पावर हो गया एनर्जी पर टाइम, एनर्जी और टाइम जूल पर सेकंड, यानी जूल पर सेकंड को कहा जाता है वॉट, ठीक है। तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, इनकी एक आपको लिस्ट बना लेनी है, उनकी यूनिट्स लिख लेनी है, और उन यूनिट्स के साथ साथ उनकी बेस यूनिट्स भी लिखनी है कि वो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है, ताकि आपको पता लगे कि भाई फोर्स जो है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है। तो इससे पता चल जाता है कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। यूनिट हमें ये बताती है। यूनिट को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देके मेजरमेंट ऑफ यूनिट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यानी उसकी फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल्स टू एन यू से डिनोट किया जाता है। एन मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 5 kg, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 kg, तो 5 kg का क्या मतलब है 5 kg। तो हमारा जो फॉर्मूला है यूनिट को रिप्रेजेंट करने का Q इज इक्वल्स टू एन यू, तो एन तो हो गया 5 और यूनिट क्या हो गई kg, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन Q इज इक्वल्स टू एन यू से डिनोट कर सकते हैं। एन यू का मतलब हो गया उसकी मेजरमेंट, एन यू का मतलब हो गया, एन मतलब मैग्नीट्यूड, यू मतलब यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं कि वो कितना है, 10 है, 12 है, 50 है, कितना है, और उसके बाद उसकी यूनिट लिख देते हैं kg, मीटर, सेकंड, जो भी है, ठीक है। अब अपन आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, वैसे तो देखो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, एंड लास्ट आता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। ये फ्रेंच में इसको इस तरह से बोला गया है, ऐसे यूनिट्स, ठीक है। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, इसको FPS को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। FPS का नाम क्या है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम जिसे कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका यूज़ होता है वैसे, और इसको वैसे ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। और इसमें जो मेन 3 क्वांटिटीज़ होती हैं, लेंथ, मास और टाइम, उनको लेंथ को मेज़र किया जाता है फुट में, मास को मेज़र किया जाता है पाउंड में, और टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में। इसलिए इसको FPS सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी लेंथ, इसको भी देखो लेंथ में सेंटीमीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाएगा। एक फोर्स जो होता है उसको न्यूटन में डिनोट करते हैं अपन, ऐसे यूनिट में न्यूटन से डिनोट किया जाता है। CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन कहलाती है। CGS सिस्टम में न्यूटन किसके बराबर था, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो डाइन किसके बराबर होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की। सेकंड ही रहता है, चारों सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड ही है, बस चेंज किसकी होती है, लेंथ और मास की। ओके, यहाँ पर प्रेशर की बेर दे रखी है, तो आप देख सकते हैं 1 BA इज इक्वल्स टू 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपनी जो SI सिस्टम में होती है वो पास्कल होती है। MK सिस्टम की बात करें तो MK सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है, लेंथ मीटर में, मास kg में, किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में यूज़ होता है, जो कि SI सिस्टम का ही है। SI सिस्टम का ये पार्ट है। लेंथ SI सिस्टम में भी लेंथ मीटर में थी, मास kg में था, टाइम सेकंड में था, ठीक है। तो ये हमारा नॉन सिस्टम है MK सिस्टम, ठीक है, लेटेस्ट सिस्टम आ गया। उसके बाद SI सिस्टम आया कि भाई 1972 में काउंसिल बैठाई गई थी जिनेवा में, जिसमें ये तय किया गया कि अब पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो किया जाएगा। अब जितने भी सिस्टम है वो हटा दिए गए, बाकी इंटरनेशनली किसी भी इंटरनेशनल दुनिया को इंटरनेशनली एक करने के लिए दुनिया को, कि भाई पूरा जो वर्ल्ड अलग अलग सिस्टम यूज़ ना करके सिर्फ एक सिस्टम पे आ जाए, ताकि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो आपस में कनेक्टेड रहे, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम यहाँ पर लाया गया 1972 में, जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ऐसे सिस्टम में डिस्कशन हुआ कि कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ माने, और उनकी क्या क्या यूनिट अपन डिफ़ाइन करें जो कि इंटरनेशनली यूज़ होंगी।
तो उनमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को माना गया। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ चुनी गई जिनको बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना गया है। वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में जिसको मेजरमेंट लिया जाता है। लेंथ की यूनिट मीटर मानी गई, मास की केजी मानी गई, टाइम की सेकंड मानी गई, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसे अपन केल्विन में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये आपकी 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ध्यान रखना। उसके बाद आप देख सकते हो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो थी वो उनमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हमने उनकी यूनिट्स डिफाइन की। जैसे फोर्स को न्यूटन मान लिया, एनर्जी को जूल मान लिया, पावर के लिए वॉट का मेज़रमेंट लिया गया, प्रेशर को पास्कल में मेज़र किया गया, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेज़र किया गया। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ की भी यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही ली गई हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती है जो सप्लीमेंट्री हैं, फंडामेंटल में ही आती हैं पर सप्लीमेंट्री हैं। वो एक है आपका प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब, प्लेन एंगल कैसे होता है, देखो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। प्लेन एंगल का मतलब है कि अगर आप एक आर्क खींचते हो तो उसकी जो आर्क की लेंथ होती है और उस आर्क की जो रेडियस होती है, उन दोनों का जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल, जिसको अपन रेडियन में मेज़र करते हैं। जिसको अपन किस में मेज़र करते हैं, रेडियन में मेज़र करते हैं। ठीक है, आपने ये अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा कि भाई पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक रेडियन में 180 अपॉन में पाई डिग्रीज होती हैं, एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि भाई इस तरह से ये रेडियन यानी कि हमारा जो प्लेन एंगल है वो मेजरमेंट में लिया गया है। ठीक है, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन में यूज़ की गई है। ठीक है, रेडियन से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। रेडियन जो होता है ये प्लेन एंगल की यूनिट है। रेडियन क्या है बेटा, प्लेन एंगल की यूनिट है। इसको ऐसे सी से भी लिखा जाता है, ऊपर सी लगा दिया जाता है। कोई भी रेडियन है, जैसे ए को मैं रेडियन में लिखूंगा तो ए के ऊपर सी लगा दूंगा, तो ये रेडियन का सिंबल है। ठीक है, जैसे पाई रेडियन जो होते हैं ये आपके 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे कहूँगा 60 डिग्रीज़ में कितने रेडियन, तो आप लिख दोगे पाई/3। कितने, पाई/3 रेडियंस। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँगा 90 डिग्री में कितने रेडियन, तो आप लिखोगे पाई/2 रेडियन। इस तरह से आपने डिफाइन किया होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा रेडियन और डिग्री में 11th क्लास में। तो देखो एक रेडियन में आपके 180 अपन में पाई डिग्रीज आती हैं और 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपका आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक 3D एंगल है। सॉलिड एंगल क्या है बेटा, एक 3D एंगल है जिसको स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं। ये क्या होता है कि भाई जितना भी जो एक पोर्शन है, किसी भी स्फीयर का जो पोर्शन है, यानी उसका एक सरफेस एरिया जो है, उसको अपन रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो स्टेरेडियन के बराबर होता है, यानी एक सॉलिड एंगल के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो टोटल 3D एरिया है, किसी भी 3D बॉडी का जो एक 3D सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इज अ 2D मेजरमेंट, उसका 2D में अपन मेजरमेंट लेते हैं। तो किसी भी 3D शेप का एक 2D एरिया यानी कि उसका एक सरफेस एरिया और उसके रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर अपन एक स्फीयर लें, जैसे मैंने ये स्फीयर ले लिया। अब स्फीयर में मैं सेंटर पॉइंट से यहाँ मान लो मैंने टॉर्च रख दिया, तो टॉर्च इतने पूरे एरिया को कन्वर करेगा, इस पूरे एरिया को कवर करेगा। तो ये जो एरिया है ये DA कहलाएगा। अगर पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया A है तो इस छोटे पोर्शन का एरिया DA है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो अपन DA में रेडियस के स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दिस इज कॉल्ड स्टेरेडियन ओमेगा। ठीक है, इसको ये अपन स्टेरेडियन ओमेगा कहेंगे। तो स्टेरेडियन ओमेगा यानी कि सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में मेज़र होता है, जबकि हमारा प्लेन एंगल रेडियन में मेज़र होता है। स्टेरेडियन को SR से डिनोट किया जाता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू A/r²। आगे 12th क्लास में भी आप देखोगे तो फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और टॉपिक्स में सॉलिड एंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है, उसमें सॉलिड एंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेरिवेशंस में। डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, तो अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो जिनेवा में कॉन्फ्रेंस बनाई गई तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ मानी गई। अब वो लेंथ को मीटर में डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड क्या लिया जाए, किसको 1 मीटर माना जाए, किसको 1 मीटर माना जाए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या बनाया गया, लाइट की स्पीड को। लाइट कितना ट्रैवल करती है, तो लाइट आपको पता है लाइट की जो स्पीड होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और उसको अगर अपन थोड़ा सा पूरी वैल्यू देखें तो वो 299792458 होती है, यानी मीटर पर सेकेंड में। यानी 1 सेकेंड में लाइट 1/3 × 10⁸, 1/3 × 10⁸ पार्ट कवर कर लेती है। यानी कि 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर चलती है, ये कह सकते हैं। 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ यानी 3 ट्रिलियन मीटर चलती है, ये अपन कह सकते हैं। तो 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड, दिस इज कॉल्ड 1 मीटर। उसी क्या कहा जाता है, 1 मीटर कहा जाता है, ठीक है। तो मीटर को डिफाइन करने के लिए हमने 1/299792458 का जो पार्ट लिया, वो जो डिस्टेंस कवर हुई है, दिस इज कॉल्ड 1 मीटर, तो उसको स्टैंडर्ड माना गया मीटर के लेंथ के लिए। तो मीटर जो स्टैंडर्ड है, मीटर जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट से डिफाइन की है। मास को हमने डिफाइन किया है कि भाई जो प्लैटिनम इरिडियम स्टोर्ड है आपके इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर जिनेवा के अंदर 2019 से, उसको हमने क्या मान लिया गया है कि भाई उसका प्रोटोटाइप मान लिया गया है। उसका प्रोटोटाइप हमने उसको मान लिया कि भाई ये आपका केजी होगा, ये आपका 1 केजी होगा। प्लैटिनियम इरिडियम एलॉय का जो मास है, जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है प्लैटिनम इरिडियम का जो एलॉय वहाँ पर रखा हुआ है, उसी को प्रोटोटाइप माना गया है केजी के लिए, किलोग्राम के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2019 से उसको प्लांक कांस्टेंट की टर्म में डिफाइन किया गया, बाकी इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी ये जो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर 1 केजी। अगर आप 1 केजी का मेज़र लोगे, यहाँ पर कोई बाट लोगे आप 1 किलोग्राम का, और प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का जो मास देखोगे तो दोनों का इक्वल आएगा। तराजू में रख के देखोगे दोनों को, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द 1 केजी स्टैंडर्ड, ठीक है। टाइम के लिए लिया गया है कि भाई जो हमारा सीजियम 133 का जो एटम है, ये हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, ये है 9192 यानी कि 9,192,063,001 कितना हो गया ये, 9 बिलियन के आसपास हो गया पूरा, 9,192,631,770। ये पूरा का पूरा जो ये ट्रांजिशन हो रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हर्ट्स में डिनोट किया गया है। ये 9 बिलियन के आसपास हर्ट्स में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये सीजियम 133 एटम के लिए हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, हाइपर फाइन देखो सीजियम 133 को स्टैंडर्ड टाइम मेजरमेंट के लिए लिया जाता है। अब हाइपर फाइन ट्रांजिशन क्या होते हैं, तो एटम के अंदर हाइपर फाइन स्टेट्स होती है, हाइपर फाइन लेवल्स होते हैं। यानी हाइपर फाइन का क्या मतलब, जो ग्राउंड स्टेट होती है, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमता है ग्राउंड स्टेट पे, ये कई बार 2 स्टेट्स में डिफाइन हो जाती है, 2 स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती है। यानी ग्राउंड स्टेट भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, उसी को कहा जाता है हाइपर फाइन ट्रांजिशन, हाइपर फाइन लेवल्स, ठीक है। अब इन हाइपर फाइन लेवल्स में इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल, अपने ग्राउंड लेवल पर भी अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ग्राउंड से अपने एक्साइटिंग स्टेट में आता है, पर ग्राउंड स्टेट में भी हाइपर फाइन लेवल्स में वो ट्रांजिशन करता रहता है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता रहता है, तो वो हाइपर फाइन ट्रांजिशन कहलाते हैं। तो सीजियम 133 के जो हाइपर फाइन ट्रांजिशन हैं, वो लगभग 9 बिलियन के आसपास होते हैं, और इन्हीं ट्रांजिशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 1 सेकेंड माना जाता है। यानी 1 सेकेंड के अंदर अंदर सीजियम 133 का जो एटम है, वो 9 बिलियन के आसपास हाइपर फाइन ट्रांजिशन करता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर टाइम, 1 सेकेंड टाइम। फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को माना गया है कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, it is defined by taking the fixed numerical value of elementary charge when expressed in coulomb which is equal to the charge per unit time। तो
तो चार्ज पर यूनिट टाइम अगर अपन देखें, 1 सेकंड का टाइम ले लें और उसको अपन डिवाइड कर दें, तो दिस जो इतना जो करंट फ्लो होगा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कई बार कि भैया जब आप दो पैरेलल वायर्स को आप पास में ले जाते हो जिनमें करंट कैरिंग वायर्स हैं, वो जिस अमाउंट ऑफ फोर्स से जो कि लगभग 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का होता है, उतने फोर्स से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं। तो उस फोर्स की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी 1 एम्पियर करंट में डेवलप होती है। यानी जब हम दो पैरेलल वायर्स में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाते हैं तो इतने अमाउंट ऑफ फोर्स डेवलप होता है, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में डिनोट किया जाता है। ठीक है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के आसपास होता है, तो उसको पर सेकंड के हिसाब से लेंगे तो वो 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन को डिफाइन किया गया है कि भाई इट इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू ली गई है 1.38 × 10⁻21, जिसको जूल पर केल्विन में अपन डिनोट करते हैं, और केल्विन इसकी थर्मोडायनेमिक यूनिट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को माना गया है कि भैया किसी भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है कि 1 मोल के अंदर, पर मोल मतलब 1 मोल के अंदर 6.023 × 10⁻23 एंटिटीज़ होती हैं, उसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में डिफाइन करते हैं। तो 1 मोल का मतलब क्या है, किसी भी एक फिक्स्ड अमाउंट में, किसी भी एक अगर मैं कोई क्वांटिटी लेता हूँ जिसमें 1 मोल क्वांटिटी है, अगर मुझे किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल क्वांटिटी दी जाए तो उसमें एंटिटीज़ 6.023 10⁻23 होंगी, यानी उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनका नंबर एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, जो कि होता है 6.023 × 10⁻23 के बराबर। तो वो क्वांटिटी 1 मोल कहलाएगी। मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर 6.023 × 10⁻23 के बराबर एलिमेंट्स हैं तो वो 1 मोल क्वांटिटी कहलाएगी, जिसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कैंडेला में है, इसको अपन डिफाइन करते हैं कि भाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को अगर अपन एक डायरेक्शन में फेंकते हैं, किसी भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है उसको एक डायरेक्शन में फेंकें, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज के साथ, तो उसमें 1/683 वॉट की पावर डेवलप होती है। कितनी? 1/683 वॉट की पावर डेवलप होती है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे अपन कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन। उसके बाद कुछ ऐसा ही प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। ये प्रीफिक्स हैं जो कि पहले लगते हैं, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने से अपन उसको पहले लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऐसा ही प्रीफिक्सेस। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे किलो लीटर, मैं कहता हूँ किलो लीटर या किलोमीटर, तो मीटर के पहले मैंने एक प्रीफिक्स लगा दिया किलो। तो किलो किसके लिए डिफाइन होगा? 10⁻3। अगर 1000 मीटर का कोई भी मेजरमेंट है उसको मैं 1 किलोमीटर कहूँगा। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर 100 मीटर का है तो हेक्टोमीटर कहलाएगा, अगर 10 मीटर का है तो डेकामीटर कहलाएगा, अगर उसमें 10⁻6 हैं, 10⁻6 मीटर का है तो दिस इज कॉल्ड मेगामीटर, 10⁻9 को गीगामीटर, 10⁻12 को टेरामीटर, इस तरह से योटामीटर तक अपना पूरा का पूरा प्रीफिक्स चलेगा। ठीक है, तो दिस इज द डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा 10⁻24 तक चलता रहता है। उसी तरह जो पॉइंट डेसिमल्स के लिए डिफाइन किए गए हैं वो हमारे हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो और योक्टो। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी आपके मिली, माइक्रो को बहुत सारे यूज़ होते हैं, एंड नैनो भी यूज़ होता है, एटॉमिक फिजिक्स में फेम्टो भी यूज़ होता है, डेसी तो आप चलता ही रहता है, डेसी सेंटी पे तो आप खेलते ही रहते हो, मिली में भी आप खेलते ही हो। तो ये ध्यान रखना, माइक्रो यानी हमारे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स वाले नैनो और फेम्टो स्केल तक काम करते हैं, यानी कि 10⁻15 जो कि हमारी न्यूक्लियस की रेडियस होती है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप 10⁻1 से स्टार्ट है और 10⁻24 तक चल रहा है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, फेम्टो। नैनो को 10⁻9 कहा जाता है। 10⁻10 1 एंगस्ट्रॉम कहलाता है, ये आपको सबको पता होगा। 10⁻10 1 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। फेम्टोमीटर को फर्मी कहा जाता है, ध्यान रखना, फेम्टोमीटर इज नोन एज फर्मी। फेम्टोमीटर को क्या कहा जाता है? फर्मी कहा जाता है। 1
फेम्टोमीटर जो होता है, दिस इज कॉल्ड 1 फर्मी, दिस इज कॉल्ड 1 फर्मी, यानी एक फर्मी जो होगा, एक फर्मी जो होगा वो 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लेना भैया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। उसके बाद हम ये लेक्चर ख़त्म करेंगे, उसके बाद नया लेक्चर स्टार्ट होगा, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं जो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी मेजरमेंट के प्रिसीजन के बारे में। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दो चीज़ें होती हैं। प्रिसीजन, कितना वो मेजरमेंट प्रिसाइज है, उसके बारे में बताने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि भाई जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 123.45 है तो इसमें 5 तरह के सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किसी भी दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में अगर ज़ीरोज़ आते हैं, किसी भी दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में ज़ीरो आते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यानी 1002 में कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट कब मानोगे? जब वो दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आते हैं। सॉरी। थर्ड रूल है लीडिंग ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ध्यान रखना, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले के ज़ीरोज़ कोई सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे 0.0025 है तो इसमें 0025 में देखो बेटा दो ही सिग्निफिकेंट है, एक तो 2 है और एक 5 है। पॉइंट से बाद के, पॉइंट से राइट साइड के और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले वाले ज़ीरोज़ काउंट नहीं होते। पॉइंट के बाद में और नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले के ज़ीरोज़ काउंट नहीं होते। पॉइंट के बाद कैसे? जैसे पॉइंट के बाद आप देख सकते हो 00 आ गया और 2 यानी नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया, तो पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच के ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले के ज़ीरोज़ काउंट नहीं होते हैं, वो सिग्निफिकेंट्स में नहीं आते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो 0.0025 में सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फोर्थ इसका रूल है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर कंटेनिंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ध्यान रखना, 2.500 है, अब देखो पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ आ रहे हैं, पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद ट्रेलिंग ज़ीरोज़ अगर आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले नहीं, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 2.500 में 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट तो है ही, तो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, पर 00 भी सिग्निफिकेंट में है क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ होल नंबर विद नो डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ध्यान रखना भैया, ट्रेलिंग ज़ीरो जिनमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है उनमें से वो सिग्निफिकेंट में नहीं आते। जैसे 1500 है तो 1500 में सिर्फ 1 और 5 को ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा, 00 को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना, 1500 में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसका लास्ट रूल है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ या नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट लग जाए ना तो वो सिग्निफिकेंट में आ जाते हैं। डेसिमल के बाद में और नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में, देखो डेसिमल के बाद में और नॉन ज़ीरो के नंबर के बाद के जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको अपन सिग्निफिकेंट में मानेंगे। जैसे 3.500 है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 0.0 से, अब देखो ये जो 6 से पहले वाला ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो आप देख सकते हो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखो ये जो मैंने रेड से डिफाइन किया ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बट 6990 ये चारों पार्ट जो हैं आप देख सकते हो, ये चारों पार्ट 6990, ये चारों के चारों नंबर सिग्निफिकेंट हैं। ये चारों के चारों नंबर क्या हैं? सिग्निफिकेंट है, ये आप देख सकते हैं। इनको मैं येलो से डिफाइन कर देता हूँ, जैसे देख सकते हैं। तो ये रेड वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, येलो में नज़र ही नहीं आ रहा। ओके, कोई और कलर कर देते हैं, जैसे ब्लू कर देते हैं, डार्क ब्लू। आप देख सकते हो डार्क ब्लू है 6900, ये आपका क्या हो गया बेटा? ये सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, और ज़ीरो, ये वाला जो ज़ीरो है रेड वाला, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। मैरून जो ज़ीरो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट ज़ीरो। ठीक है, पर पॉइंट के डेसिमल पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर्स के बाद के ज़ीरो सिग्निफिकेंट में आएंगे। अगर डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो पॉइंट के बाद आ रहे हैं ना,
पॉइंट के बाद के ज़ीरोज़ या पॉइंट के बाद के ज़ीरोज़ काउंट होते हैं, पर नॉन ज़ीरो नंबर से पहले के ज़ीरोज़ काउंट नहीं होते, चाहे वो पॉइंट के बाद आए या नहीं आए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 6 रूल हैं, अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 0.0000340000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मैंने रूल बताया रखा है कि नॉन ज़ीरो नंबर से पहले के ज़ीरोस काउंट नहीं होते, पर अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो आ रहा है और वो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आ रहा है तो वो आपका सिग्निफिकेंट में आएगा। डेसिमल के बाद के ज़ीरोज़ जो कि नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में आ रहे हैं तो वो किस में काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो 3400 ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये सिग्निफिकेंट हो गया, यानी कि इसमें कुल मिला के 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3, 4 और 3 0। ये वाला पार्ट इसका पूरा क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो ये वाला पूरा पार्ट सिग्निफिकेंट है। उसके बाद आप देख सकते हो 2 × 10⁶। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ज़ीरोस कभी भी डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है, अगर नंबर डेसिमल में नहीं है और ज़ीरो आ रहे हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ज़ीरो से क्या बन जाती है बेटा, पावर बन जाती है। तो पावर भी सिग्निफिकेंट में नहीं आती, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बस इसमें सिग्निफिकेंट कौन हो गया, 2 हो गया। 10⁶ क्या बता रही है, 2 लाख को बता रही, 20 लाख को बता रही, 20 लाख। तो ध्यान रखना 6 ज़ीरो आएंगे, तो 6 ज़ीरोस वो सिग्निफिकेंट में नहीं है, बिकॉज ये डेसिमल के बाद में नहीं आ रहे, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल के बाद आते तो काउंट होते, सिग्निफिकेंट में काउंट होते वो, क्योंकि वो प्रिसीजन बताते हैं, प्रिसीजन के बारे में बताते हैं। तो 2 × 10⁶ जो है इसमें सिर्फ एक ही आपका नॉन ज़ीरो डिजिट जो है ये सिग्निफिकेंट होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। उसके बाद आज हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ये जितने भी सेशन आज हमने पूरा किया अच्छी तरह से आप देख लेना भैया, रिपीट करके देखो वीडियोस को अच्छी तरह से। नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हो और आसानी से। और किसी को अगर PDF चाहिए होगा तो मुझे ईमेल कर सकता है या मैसेज कर सकता है या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, तो मैं ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी हमने बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया आज का, और इसके आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत, जिससे हमारा जो टॉपिक है वो और मजबूत हो जाए। विच इज़ नॉट विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सी नहीं है, कौन सी नज़र नहीं आ रही आपको फंडामेंटल में, बताओ। मास है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अपन ने पढ़ रखा है, दिस दे आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम नहीं है, बिकॉज मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है। मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि फंडामेंटल। तो मास, टाइम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यहाँ पर मोमेंटम, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर, ओके। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी में। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी आपको पता है, सभी को पता है, बी जूल है। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगर अपन फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए। फोर्स को अभी अपन ने लिखा था, यही लिखा था, देखो फोर्स को कहाँ लिखा था, ये देखो फोर्स को लिखा था ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg हो गया मास यानी कि m, मीटर हो गया लेंथ, और टाइम है यहाँ पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो टाइम का स्क्वायर नीचे चला गया, नीचे को ऊपर लाएंगे तो टाइम की पावर -2 हो जाएगी, यानी mlt -2, मास लेंथ एंड टाइम की पावर -2, मास लेंथ एंड टाइम की पावर -2। कहाँ पर है, देखो मास लेंथ ये रहा एंड टाइम की पावर -2, यानी डी ऑप्शन। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द आंसर। एक फर्मी अभी मैंने आपको बताया 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स अभी अपन ने पढ़ी थी, एक न्यूटन होता है SI में, डाइन होता है सीजीएस में, जिसे अपन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। डन। 1 न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन जो होता है वो आपका 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये आगे आप पढ़ोगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आज हमारा सेशन था, हमने पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट किया। बेसिक सेशन था एकदम,
और एनडीए फिज़िक्स के लिए ये काफ़ी अच्छा सेशन रहा, जिसमें हमने बेसिक से फंडामेंटल से पूरा पढ़ा है। तो इस सेशन को आप रिवाइज़ करें, बार बार टॉपिक को रिवाइज़ करें अच्छी तरह से, और जो भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। तो एनडीए फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर हमारा आज कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज़, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए एनडीए फिज़िक्स के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।